हेलो एवरीवन, आज समझेंगे नेशनल इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को बाय सॉल्विंग 10 क्वेश्चंस। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग लीगल फ्लाइट। सो लेट्स स्टार्ट। 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पहली बात जो हमें ये समझनी है वो ये है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 18 में बात होती है इमरजेंसी प्रोविजंस की। आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 करता है इस प्रोविजंस की बात। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के इमरजेंसी की बात हुई है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी को। जो मेन आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है वो है आर्टिकल 352 एंड कनेक्टेड कुछ आर्टिकल्स भी है, जैसे आर्टिकल 353, 354, 358, 359 एज वेल एज आर्टिकल 355। तो इन सभी आर्टिकल्स को भी हम इंक्लूड करेंगे हमारे क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हुए समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी को। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन इज इट प्रोक्लेम्ड? कब प्रोक्लेम किया जाता है इमरजेंसी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 352 कहता है कि जब हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड हो जाती है या डेंजर में आ जाती है या खतरे में आ जाती है, तब इमरजेंसी को जो है प्रोक्लेम किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? किस किस ग्राउंड्स में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब हमारी कंट्री की सिक्योरिटी जो है खतरे में आ जाती है 3 रीजंस के कारण, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, इन तीनों ग्राउंड्स में बेसिकली नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है ना। वॉर का मतलब है जब 2 कंट्रीज विद अ फॉर्मल डिक्लेरेशन वो आर्म्ड फोर्सेस जो है अगेंस्ट यूज करते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर आर्म्ड फोर्सेस को यूज करती है विदाउट गिविंग एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन। तो अगर इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे डिक्लेयर कर दी जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। एंड आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ओबे नहीं करते और एक काइंड ऑफ वायलेंस क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू लाइफ और द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल जो है डेंजर में आ जाता है या सिक्योरिटी ऑफ कंट्री जो है डेंजर में आ जाती है, उसको बेसिकली हम आर्म्ड रिबेलियन कह सकते हैं। और अगर इमरजेंसी जो है आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे डिक्लेयर करी जाती है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। अब थर्ड क्वेश्चन है, हु प्रोक्लेम्स इट? मतलब कौन प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी को, डिक्लेयर करता है? बेसिकली आर्टिकल 352 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 को हमें यहां पे पढ़ना है। 352 क्लॉज 1 ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड हो चुकी है, डेंजर में आ गई है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के कारण, तब प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेमेशन दे सकता है। बट प्रोक्लेमेशन देने से पहले 352 क्लॉज 3 कहता है कि यूनियन कैबिनेट मतलब काउंसिल विच इज कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंकिंग, वो मिलकर एक कम्युनिकेशन या एक रिटन एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि प्रोक्लेमेशन कर दी जाए। तब जाके प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं या प्रोक्लेम करते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वेदर प्रोक्लेमेशन रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड व्हाट इज द प्रोसीजर रिलेटिंग टू इट? तो बेसिकली जब प्रोक्लेमेशन कर दी जाती है बाय द प्रेसिडेंट तो वो चले जाता है पार्लियामेंट के पास फॉर द अप्रूवल। मतलब लोकसभा एंड एज वेल एज राज्यसभा दोनों ही हाउस के पास जाता है और उनको उसे अप्रूव करना होता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स रिलेटेड है वो है आर्टिकल 352 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 352 क्लॉज 6। तो जैसे ही प्रोक्लेमेशन कर दी जाती है उसके बाद वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के आगे जाता है एंड उनको 30 डेज का टाइम फ्रेम दिया जाता है। इस 30 डेज के अंदर उनको एक रेजोल्यूशन पास करना होता है अप्रूवल का। तो अगर इस 30 डेज के अंदर वो अप्रूव कर देते हैं तो प्रोक्लेमेशन जो है उसको अप्रूवल मिल जाता है, राइट। और उसके साथ ध्यान रखिए, अगर इस 30 डेज के अंदर हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तब जो लोकसभा बाद में रिकॉन्स्टिट्यूट होकर पहली सिटिंग में बैठेगा उस दिन से फिर से 30 डेज का टाइम मिलेगा उसको रेजोल्यूशन पास करने के लिए फॉर द अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी। अगर ये दोनों हाउसेस अप्रूव कर देते हैं तो प्रोक्लेमेशन जो है उसको अप्रूवल मिल जाता है बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब रेजोल्यूशन पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पास बेसिकली 30 डेज का टाइम होता है, बट वो रेजोल्यूशन पास कैसे करते हैं? बाय स्पेशल मेजॉरिटी, एंड वही लिखा है आर्टिकल 352 क्लॉज 6
6 के अंदर। तो स्पेशल मेजॉरिटी के दो कंडीशंस होते हैं। पहला ये कि वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस होनी चाहिए, एंड सेकंड इट शुड बी पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और उस पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन को अप्रूवल मिल जाए इन दोनों कंडीशंस के थ्रू, तो वो प्रोक्लेमेशन जो है अप्रूव्ड मानी जाएगी। तो मतलब पहला कंडीशन सोचिए कि अगर लोकसभा है, लोकसभा के अंदर सोचिए कि 500 मेंबर्स है, तो 500 मेंबर्स है तो कितने लोगों को उसे अप्रूव करना होगा? 251 मेंबर्स को तो एटलीस्ट अप्रूव करना होगा, तभी तो बनेगा ना मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। एंड दूसरे कंडीशन के अंदर सोचिए कि अगर मेंबर्स जो है 450 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो उसके अंदर एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स को तो उस इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा। मतलब कितने? 300 मेंबर्स को तो एटलीस्ट जो है अप्रूवल देना होगा। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई किया जाता है और रेजोल्यूशन पास किया जाता है फॉर इट्स अप्रूवल, देन ये प्रोक्लेमेशन जो है बेसिकली अप्रूव्ड माना जाएगा बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है वंस अप्रूव्ड फॉर हाउ मेनी मैक्सिमम मंथ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी विल प्रिवेल। मतलब यहां पर आर्टिकल 352 क्लॉज 5 अप्लाई होता है एंड कहा जाता है जैसे ही बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एक प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर देते हैं, तब उस दिन से वो 6 मंथ्स तक जो है वैलिड रहता है, इन ऑपरेशन रहता है, या इमरजेंसी जो है 6 मंथ्स तक एग्जिस्टेंस में रहती है। तो क्या सिर्फ 6 मंथ्स तक ही एग्जिस्टेंस में रहती है? नहीं, वहां पर भी एक कंडीशन है कि अगर 6 महीने से पहले वो फिर से एक अप्रूवल के पास पार्लियामेंट के पास जाए और पार्लियामेंट वही स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू उसको अप्रूवल दे दे, देन अगेन इमरजेंसी जो है फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए एग्जिस्टेंस में रहेगी। जिस दिन से वो खत्म होने वाली थी उसी दिन से फर्दर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक वो एग्जिस्टेंस में रहेगी। तो इस तरीके से अगर पार्लियामेंट का अप्रूवल बार बार मिलते जाए फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, नेशनल इमरजेंसी को जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ इट इज रिवोक्ड। तो यहां पर आर्टिकल 352 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 352 क्लॉज 7 अप्लाई होता है। आर्टिकल 352 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो भी कंडीशन हमारे कंट्री में थी, मतलब जिस तरीके से वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन था और हमारी कंट्री की सिक्योरिटी जो है डेंजर में थी, वो सारे सिचुएशंस ठीक हो गए हैं, तो प्रेसिडेंट जो है बाय मेकिंग अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन देते हुए वो एग्जिस्टिंग प्रोक्लेमेशन को रिवोक कर सकते हैं, मतलब इमरजेंसी खत्म कर सकते हैं। बट आर्टिकल 352 क्लॉज 7 ये कहता है कि अगर हाउस ऑफ द पीपल ने एक रेजोल्यूशन पास करा इस प्रोक्लेमेशन को डिसअप्रूव करते हुए और कहते हुए कि भाई खत्म करो इस प्रोक्लेमेशन को, अगर ऐसा करा है तो प्रेसिडेंट के पास और कोई चॉइस नहीं रहती है, उसको प्रोक्लेमेशन को रिवोक करना पड़ता है, मतलब इमरजेंसी उस दिन से खत्म हो जाती है। साथ ही साथ अगर 1 महीने का जो टाइम लोकसभा और राज्यसभा को मिला था उसको अप्रूव करने का, अगर वो अप्रूवल नहीं देते हैं तब भी इमरजेंसी खत्म होगी, प्रोक्लेमेशन खत्म हो जाता है। साथ ही साथ 6 महीने के खत्म होने के बाद इमरजेंसी वैसे ही खत्म हो जाती है, नहीं तो फिर 6 महीने से पहले फिर से एक मोशन पास करके अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट का फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू प्रोक्लेमेशन या इमरजेंसी जो है रिवोक हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो उसको समझने के लिए हमें आर्टिकल 353, 354, 358 एंड आर्टिकल 359 को समझना होगा। देखिए उस इफेक्ट को समझने के लिए हम 4 हेड्स में समझेंगे। पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव, तीसरा है फाइनेंशियल एंड फोर्थ वन है एज रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद एग्जीक्यूटिव मैटर्स में। तो मतलब आर्टिकल 353, तो आर्टिकल 353 ये कहता है जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है देन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है कि आप किस तरीके से अपने स्टेट में एग्जीक्यूटिव मैटर्स को जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो सेंटर के पास पावर होता है स्टेट को डायरेक्शंस देने का। तो एक ये चेंज आ जाता है। नाउ देखते हैं लेजिस्लेटिव फील्ड में किस तरीके से चेंज आता है इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद। तो जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो जो लेजिस्लेचर का पावर होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड वो जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आने वाले एंट्रीज के ऊपर लॉ बना सकता है। बिकॉज नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, नॉर्मल टाइम में जो है लेजिस्लेचर यूनियन पार्लियामेंट जो है लिस्ट 1 के अंदर आने वाले एंट्रीज में ही लॉ बना सकता है। बट जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है स्टेट लिस्ट के अंदर आने वाले एंट्रीज के ऊपर भी लॉ बनाने का पावर जो है यूनियन पार्लियामेंट को मिल जाता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये आता है आर्टिकल 353 में। दूसरा पॉइंट कि जो लोकसभा होता है उसका लाइफ पीरियड जो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। नॉर्मल लाइफ पीरियड बेसिकली 5 इयर्स होता है, बट जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है
फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर तक एक्सटेंड हो जाता है उसका लाइफ। तो अगर सोचिए कि हाउस ऑफ द पीपल का जो लाइफ है 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो गया है, अगर उसी साल इमरजेंसी खत्म हो जाती है, देन हाउस ऑफ द पीपल का जो लाइफ होगा टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक ही एक्सटेंड होगा, उसके बाद और उसके बियॉन्ड नहीं होगा। ओके तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है आर्टिकल 83 क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में। और सेम ही चीज जो है स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है, एंड वो दिया गया है आर्टिकल 172 क्लॉज 1 के प्रोवाइजो में। अब देखते हैं थर्ड, फाइनेंशियल मैटर में किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना रेवेन्यू का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, इसके लिए प्रोविजंस बेसिकली है आर्टिकल 268 से लेकर 279 तक। तो इस प्रोविजंस के अंदर प्रेसिडेंट जो है बाय मेकिंग एन ऑर्डर मॉडिफिकेशंस कर सकता है, और ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्रोविजन जो है इमरजेंसी के टाइम पे लागू होता है। साथ ही साथ इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर प्रोक्लेमेशन जो है किसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाता है, तो जो ऑर्डर प्रेसिडेंट ने पास करा है अंडर आर्टिकल 354, तो वो सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक ही एग्जिस्ट करेगा, नॉट बियॉन्ड दैट। अब फोर्थ वन है एज रेस्पेक्ट्स फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है बाय पासिंग ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 358 बेसिकली ये कहता है कि जब जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, तो आपके जो भी फ्रीडम्स होते हैं आर्टिकल 19 के अंदर वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 19 के अंदर दी गई फ्रीडम्स तभी ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगी जब इमरजेंसी जो है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के रीजन के कारण डिक्लेयर हुई हो, नॉट फॉर द रीजन ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। तो आर्टिकल 358 में जो भी फ्रीडम्स होंगे 19 के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। बट 359 को देखिए, 359 ये कहता है कि जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, देन प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसके थ्रू आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की जो राइट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब पार्ट 3 के अंदर दिए हुए सारे राइट्स जो हैं उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए होंगे सब का सस्पेंशन हो जाएगा, उसको एनफोर्स आप नहीं कर सकते बाय मूविंग बिफोर एनी कोर्ट। बट ये कुछ भी आर्टिकल 20 एंड 21 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करते हैं, चाहे तो वो पूरे ही इमरजेंसी के टाइम तक लागू रहेगा या फिर कोई शॉर्टर पीरियड के लिए रहेगा, बट वो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन भी कर देते हैं। अब किस राइट को एनफोर्स करने की पावर जो है सस्पेंड कर दी गई है वो भी प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में मेंशन कर देते हैं। तो आर्टिकल 358 और 359 के डिफरेंस को भी आप समझ लीजिए। 358 में ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है 19 के अंदर आने वाले सारे फ्रीडम्स की, बट आर्टिकल 359 में ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होता, बल्कि सस्पेंशन होता है बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड सस्पेंशन क्या होता है, मतलब आपकी जो राइट होता है अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का जो राइट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, बट कुछ भी आर्टिकल 20 एंड 21 के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरीके से 4 फील्ड में इमरजेंसी डिक्लेयर करने से इफेक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 355। देखिए आर्टिकल 355 ये कहता है कि जो यूनियन है उसकी ड्यूटी बनती है कि स्टेट को वो प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, एंड साथ ही साथ ये इंश्योर करे कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही फंक्शन कर रहा है। तो इस आर्टिकल का ट्रू एसेंस क्या है, देखिए हमारी जो कंट्री है उसमें पावर्स जो है डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, एंड दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपने स्पीयर्स में काम करती है, राइट। एंड स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होता है कि वो अपने स्टेट को प्रोटेक्ट कर ले, बट जैसे ही इमरजेंसी आती है, ये जो फेडरल कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिवीजन ऑफ पावर का जो फेडरल कैरेक्टर है उसको हटा दिया जाता है एंड यूनिटरी फीचर आ जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, एंड कहा जाता है कि यूनियन का ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, साथ ही साथ इंश्योर करे कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रही है। तो ये है बेसिकली आर्टिकल 355 का ट्रू एसेंस। तो समझ जाइए कि यूनियन के ऊपर ये ड्यूटी है कि जब भी इमरजेंसी आती है उसको स्टेट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो चलिए चलते हैं अब 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स और चेंजेस दैट 44th Amendment Act 1978 has made to Article 352 or to the emergency provisions। तो पहला है Article 352 Clause 1।
उसमें क्या चेंज लाया था 44th अमेंडमेंट ने? देखिए 3 ग्राउंड्स है जिसके बेसिस में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। बट ध्यान से सुनिए, आर्म्ड रिबेलियन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 44th अमेंडमेंट ने ऐड करा था। इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस का कॉन्सेप्ट था। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस बेसिकली एक वेग एस्पेक्ट है या तो एक वाइड एस्पेक्ट है, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया था। जैसे 4 और 5 लोग या तो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल लड़ भी रहे हो तो उसके कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। सिचुएशन सीरियस ही है, बट उसका मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया जो है डेंजर में आ जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया और आर्म्ड रिबेलियन को ऐड कर दिया, क्योंकि आर्म्ड रिबेलियन जो है एक ऐसा सिचुएशन है जो कि सीरियस भी है, साथ साथ हमारे कंट्री की सिक्योरिटी को अफेक्ट भी कर सकता है। तो इस आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। क्यों ये पर्टिकुलर चेंज को लेके आया गया? भाई देखिए, जो इमरजेंसी है जब डिक्लेयर होती है तो सेंटर के ड्यूटीज बढ़ जाते हैं, स्टेट के पावर्स घट जाते हैं, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल जो है सस्पेंड हो जाते हैं। इतना बड़ा डिसीजन है इमरजेंसी का, तो इमरजेंसी पास करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन तो होना चाहिए जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को जो है थ्रेटन करे, ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का कॉन्सेप्ट जो कि वेग और वाइड एस्पेक्ट है। तो ये एक रीजन बनता है कि 44th अमेंडमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन के कॉन्सेप्ट को ऐड किया था। दूसरा चेंज, आर्टिकल 352 क्लॉज 3 को इंट्रोड्यूस करा था 44th अमेंडमेंट ने, जिसके अंदर यह कहा गया था कि प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट पास तब कर सकते हैं जब यूनियन कैबिनेट इन राइटिंग कम्युनिकेट करती है कि आपको प्रोक्लेमेशन इशू कर देना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली 44th अमेंडमेंट ने ऐड करा था। नाउ नेक्स्ट है आर्टिकल 352 क्लॉज 4। यहाँ पर हमने जो पढ़ा था ना कि दोनों हाउसेस के सामने प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद अप्रूवल के लिए जाता है तो 1 महीने का टाइम होता है। ये इंसर्ट करा था 44th अमेंडमेंट ने, इससे पहले 2 महीने का टाइम मिलता था। नाउ नेक्स्ट है आर्टिकल 352 क्लॉज 5 के प्रोवाइजो को देखने की। उसके अंदर जो ये प्रोविजन है ना कि प्रोक्लेमेशन को जो है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक एक्सटेंड करा जा सकता है बाय द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी 44th अमेंडमेंट ने डाला था। इससे पहले क्या होता था, एक बार हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट अप्रूव कर देती थी, फिर उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है अपने हिसाब से जितने भी टाइम तक के लिए भी वो इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकता था। देन उसके बाद है आर्टिकल 352 क्लॉज 6। उसमें यह कहा जाता है कि जो रेजोल्यूशन पास होनी होती है वो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होती है, वो भी 44th अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया था। इससे पहले सिंपल मेजॉरिटी सिर्फ काफी थी एक रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है आर्टिकल 352 क्लॉज 7। हमने ये पढ़ा था ना कि जब हाउस ऑफ द पीपल जो है एक रेजोल्यूशन पास करता है डिसअप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, उस टाइम पर प्रेसिडेंट को रिवोक कर देना होता है एट एनी कॉस्ट प्रोक्लेमेशन को, राइट। वो भी 44th अमेंडमेंट ने ही इस आर्टिकल के अंदर ऐड करा था। नाउ नेक्स्ट है आर्टिकल 359, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कहा था ना कि आर्टिकल 359 में जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की पावर भी सस्पेंड हो जाती है, राइट, एक्सेप्ट 20 एंड 21, उसको आप एनफोर्स कर सकते हैं। तो ये जो 20 एंड 21 जो है वो बेसिकली 44th अमेंडमेंट ने इंसर्ट करा था। नाउ नेक्स्ट जो है द लास्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है 38th अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था 1975 में। एंड इस अमेंडमेंट ने 352 क्लॉज 5 को ऐड करा था और उसमें यह कहा गया था कि प्रेसिडेंट जो 352 क्लॉज 1 के अंदर इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं ना अपने सेटिस्फैक्शन में, लाइक इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड देन ही गिव्स द प्रोक्लेमेशन। तो इस अमेंडमेंट में यह कहा गया था कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है ना वो फाइनल है, कंक्लूसिव है और किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड्स में क्वेश्चनेबल नहीं है या क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो उसको भी रिपील 44th अमेंडमेंट ने करा था। साथ ही साथ इस बात को भी नोट कर लीजिए कि 352 क्लॉज 1 के अंदर जो सेटिस्फैक्शन की बात हुई है ना वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ ये पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि क्या प्रेसिडेंट जो प्रोक्लेमेशन देता है उसकी वैलिडिटी को जुडिशरी रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उस बात को क्लियर करते हुए कोर्ट ने इन द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में यह कहा था कि प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेमेशन देते हैं तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता है बाय द कोर्ट ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, दैट इज अगर वो इमरजेंसी जो प्रोक्लेम करी है वो मैलिफाइड है, राइट, सेकेंड एब्सर्ड है,
कुछ इररेलेवेंट ग्राउंड्स को देखकर वो प्रोक्लेमेशन करी गई है, या फिर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ ही उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया है कुछ भी सोचे समझे बिना। तो इस ग्राउंड्स पर प्रोक्लेमेशन गिवन बाय द प्रेसिडेंट जो है रिव्यू किया जा सकता है बाय द कोर्ट। इसको क्लियर किया था मिनर्वा मिल्स केस ने। एंड लेटर ऑन एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में भी प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन की वैलिडिटी को चेक किया गया था, जो कि उन्होंने आर्टिकल 356 में पास किया था। तो अब बात ये क्लियर हो जाती है कि प्रेसिडेंट अगर प्रोक्लेमेशन देते हैं तो उसके ऊपर जो है जुडिशियल रिव्यू पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि कितनी बार इमरजेंसी को जो है हमारी कंट्री में डिक्लेयर किया गया है, एंड वो है 3 बार। पहला जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक करा था तब इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। वो करी गई थी 1962 से लेकर 1968 तक एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर। सेकंड जो डिक्लेयर किया गया था 1971 से लेकर 1977 तक, जो कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, एंड वो डिक्लेयर किया गया था बाय वीवी गिरी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। एंड थर्ड इमरजेंसी, सेकेंड इमरजेंसी के एग्जिस्टेंस में रहते हुए ही 1975 को डिक्लेयर किया गया था एंड एक्सटेंड किया गया था 1977 तक। एंड उसको डिक्लेयर करने का कारण था इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय फखरुद्दीन अहमद अली जी ने। और ये जो लास्ट इमरजेंसी है इसने बहुत बड़ा जो है बवाल क्रिएट करा था, क्योंकि इसकी जो कहानी है शुरू होती है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण के केस में, जिसके अंदर राजनारायण इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन में लड़े थे और वो डिफीट हो गए थे। लेटर ऑन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल करा था ये कहते हुए कि इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस यूज हुए हैं, एंड कोर्ट ने ये डिक्लेयर करा था कि हाँ इलेक्शन जो है उसके अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस होने के कारण इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, एंड उनको बार कर दिया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फॉर कंटेस्टिंग इन द इलेक्शंस। तो उसी दौरान ऑपोजिशन पार्टी ने बेसिकली इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की मांग करी थी और इंडिया वाइड एजिटेशंस हुए थे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑन 25 जून 1975 इंदिरा गांधी जी ने एडवाइस दी फखरुद्दीन अहमद अली को, और उस बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंड जो भी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स जो कि पॉलिटिकल थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं उन सभी को डिटेन कर दिया गया था विदाउट इंटीमेशन एंड विदाउट एनी चार्जेस। एंड एक जो एक्ट था जिसके अंदर ये किया गया था वो था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इस पर्टिकुलर इमरजेंसी ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए थे। साथ ही साथ एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का केस, जिसमें ये बोला गया था कि जब इमरजेंसी होती है तब आपके फंडामेंटल राइट्स सारे ही सस्पेंड हो जाते हैं और किसी भी तरीके से आप कोर्ट के सामने नहीं आ सकते फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ इट। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ही 44th अमेंडमेंट जो है पास किया गया था इन द ईयर 1978। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इस 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।